नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। हम लोग ने लास्ट टाइम देखा था पंचायत, इस बार हम लोग देख रहे हैं म्यूनसिपैलिटीज। ओके, सेम टू सेम वैसा का जैसा आपका पंचायत में था, सेम टू सेम वैसा का वैसा ही यहाँ पे कॉपी पेस्ट हर चीज़ वैसा का वैसा ही एज पंचायत में जैसा था, सेम टू सेम, कुछ भी चेंजेस वगैरह नहीं। द ओनली डिफरेंस इज वो रूरल एरिया के लिए था और ये अर्बन एरियाज के लिए। ओके, तो सीधी सी बात है, रूरल एरिया के लिए सेल्फ गवर्नमेंट की हम लोगों ने व्यवस्था कर दी, तो हम लोग को क्या बोलते हैं वो सेम व्यवस्था अर्बन एरिया के लिए भी तो करनी ही पड़ेगी ना। अर्बन एरियाज के लिए हम लोग बनाते हैं म्यूनसिपैलिटीज को। ओके, म्यूनसिपैलिटीज के इनफैक्ट 8 टाइप्स है, वो सब चीज़ें मैं आगे बताऊंगा आप लोग को अच्छी तरीके से। बट म्यूनसिपैलिटीज जो है उसका मेन जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइटेरिया है वो सारा का सारा एज मतलब वहाँ पे जैसे पंचायत में उन्होंने डिस्कस किया था, सेम टू सेम वहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा। मतलब बेसिकली 3 टियर इसमें भी होगा, जैसे उसमें 3 टियर था, इसमें भी 3 टियर होगा। उसमें भी 21 साल से ज़्यादा के लोग क्या बोलते हैं स्टैंड कर सकते हैं इलेक्शंस के लिए, यहाँ पे भी इलेक्शंस के लिए स्टैंड कर सकते हैं। ऑल्सो मैनी थिंग्स विल बी देयर, सो वी विल डिस्कस ऑल एवरीथिंग। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट। फर्स्ट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आपके यहाँ पे जो बनाया गया था मद्रास में, ये सब चीज़ें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। फिर उसके बाद बॉम्बे और कलकत्ता में बनाया गया था। वही सेम जो आपके पंचायत में मैंने बताया था, पहले मेयो का रेजोल्यूशन आता है 1870 का, जिसके अंदर उसने फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन का विजुअलाइजेशन किया था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए। फिर उसके बाद लॉर्ड रिपन का, जिनको फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है, ये सब याद रखें, कोई ज़रूरत नहीं है, एज यूजुअल मैंने कहा था। वो सर के उनके द्वारा एक मैग्ना कार्टा फॉर द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट उनके द्वारा जारी किया जाता है। ओके, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आता है, जिसके अंदर फर्स्ट टाइम ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स के अंदर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात कही जाती है। मैंने आपको बताया था कि भाई 1919 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर पंचायत बोलो आपके जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उनके अंदर दो सेक्शंस बनाए गए, दो लिस्ट बनाए गए। एक तो रिजर्व लिस्ट बनाया गया, रिजर्व लिस्ट, एंड सेकंड इज द ट्रांसफर्ड लिस्ट। ओके, सो ट्रांसफर्ड लिस्ट में आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या बोलते हैं ऐड किया गया था। ओके, नेक्स्ट कैंटोनमेंट एक्ट पास किया गया था 1924 में, और आपके 35 के अंदर, हालांकि ये सभी याद रखने की कोई जरूरत नहीं, बट याद रखिए बस ऐसे थोड़ा सा आइडिया रहेगा आप लोगों को तो पता चल जाएगा। ओके, बस जहाँ लेक्चर चालू हुआ कि मुझे नींद आना, मैं पढ़ाने वाला व्यक्ति हूँ, मुझे नींद कम आनी चाहिए, स्टूडेंट्स को ज़्यादा आनी चाहिए। सो मुझे ही नींद पहले आने लगती है। ओके, सो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर फिर सेम वही जो आपका प्रोविंशियल लेवल्स के लिए जो किया गया था ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट, वही सेम टू सेम यहाँ पे भी कॉपी पेस्ट किया गया आपके प्रोविंशियल लेवल के लिए। ओके, नेक्स्ट वैसा ही जैसा आपके वहाँ पे 64th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हम लोग ने इंट्रोड्यूस किया गया था, 64th, और वो बाद में पास होते होते 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बनता है 1993 के अंदर। वही सेम टू सेम यहाँ पे भी कॉपी पेस्ट होता है, और एक बस आपका इसी के बाद 65 यहाँ पे होता है, वो आगे बढ़ता रहता है। फिर उसका 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत आपके 1 जून 1993 को पास किया जाता है। ओके, सो इसके थ्रू आपके पार्ट 9 के ए के अंदर, याद रखिए उसके अंदर पार्ट 9 डाला गया था, इसके अंदर पार्ट 9 ए डाला गया। ओके, म्यूनसिपालिटीज। ओके, इनफैक्ट रिसेंटली आपके पार्ट 9 बी डाला गया है, जिसको कहा जाता है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ओके, वो मेरे ख्याल से 86 या 87 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, आई रिमेंबर थोड़ा बहुत। 87 तो मेरे ख्याल से राइट टू एजुकेशन है, सो 86 राइट टू एजुकेशन है, उसी के आसपास का ही है। ओके, नेक्स्ट म्यूनसिपालिटीज ऐड किया गया है, ये पार्ट जो है पार्ट 1, इसको टाइटल दिया गया है म्यूनसिपालिटीज। इसके अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक के आर्टिकल्स है, आर्टिकल से याद करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इसके साथ हम लोग ने ऐड किया है इसके अंदर 12th शेड्यूल, वहाँ पे हम लोग ने 11th शेड्यूल ऐड किया था, यहाँ पे हम लोग ने 12th शेड्यूल ऐड किया। ओके, मैं आप लोगों को 12th शेड्यूल दिखाता हूँ। तो दिस इज द 12th शेड्यूल। आपके अंदर 12th शेड्यूल के अंदर 18 यहाँ पे दिए गए सारे के सारे कंटेंट्स जो है वो यहाँ पे लिस्टेड किए गए हैं। किसी को भी आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, एक बार देख के रख लीजिएगा एटलीस्ट, सो दैट आप लोग के दिमाग में इन केस अगर आता है कुछ भी, तो यूपीएससी में अगर आता है तो आप लोग को उसका
तुरंत क्लिक हो जाए। और वैसे भी अगर आप लोग को नहीं क्लिक होता है तो भी आप लोग एक लॉजिक बताता हूँ कि आप लोग कोशिश कीजिएगा ये सोच के कि क्या ये म्यूनसिपाल्टी का, अगर आप कमिश्नर होंगे या म्यूनसिपाल्टी में आप होंगे, तो क्या जैसे कोई भी काम दे दिया कि अर्बन फॉरेस्ट्री, तो सीधी सी बात है आपके दिमाग में आ सकता है कि भाई अर्बन फॉरेस्ट्री दो इट इज़ एन इकोलॉजिकल थिंग, हो सकता है कि ये आपके इतने रेलिवेंस का नहीं हो, लेकिन इसके आगे लगा हुआ है अर्बन, तो इट कैन बी अ टॉपिक ऑफ म्यूनसिपाल्टीज। ओके, तो आप सोच सकते हैं कि हाँ कि भाई अर्बन एरिया है, तो अर्बन एरिया में हम लोग फॉरेस्ट्री वगैरह करने से रिलेटेड भी, ग्रीनरी वगैरह करने के रिलेटेड भी हम लोग काम कर ही सकते हैं ना। सो दैट इज़ वाई यू कैन जस्ट गिव अ क्लिक कि हाँ वो भाई उसको हम लोग कर सकते हैं। ओके, सो मोस्टली आपके आंसर सही होंगे, इसमें इतने गलत नहीं होते। ओके, आई हैव गिवन। ओके, समझ में आ रहा है। सो इसके अंदर 18 फंक्शनल आइटम्स हैं जो कि आपके आर्टिकल इस ऐसे ही सब लिस्ट के। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था आपके इस 74 सीरीज के बाद जस्टिसेबल पार्ट बना देगा, पहले इसको नॉन जस्टिसेबल होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन होगा स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कि भाई न्यू सिस्टम ऑफ द म्यूनसिपालिटीज आप लोग को बनाना ही पड़ेगा। इसमें क्या है, 3 लेवल्स बनाना पड़ेगा। 3 लेवल्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट जो सबसे छोटा वाला लेवल है वो है नगर पंचायत। ओके, नगर पंचायत एक ट्रांजिशनल एरिया होता है। ट्रांजिशनल एरिया मतलब अब वो विलेज से ट्रांजिट कर रहा है सिटी की तरफ या फिर अर्बन एरिया की तरफ। ठीक है, समझ में आ रहा है। सो विलेज में था तो उसके अंदर पंचायत था। ठीक है, अब वो धीरे धीरे अर्बन एरिया की तरफ ट्रांजिट करा, तो जो ये जो ट्रांजिशन का जो पीरियड है इस दौरान ये बनेगा आपका नगर पंचायत। नगर पंचायत। ओके, नेक्स्ट म्युनिसिपल काउंसिल। ठीक है, सो अब ये अर्बन एरिया एक्चुअली में बन चुका है, बट इसका लेंथ और ब्रेथ ये सब इतना वाइड नहीं हुआ है अभी। ये काफ़ी मतलब बड़ा है लेकिन बहुत बड़ा नहीं है। ठीक है, सो दैट इज वाई इट विल बी अंडर म्युनिसिपल काउंसिल। ओके, बट उसके बाद जब ये पूरी तरीके से बहुत बड़ा एक मेट्रोपॉलिटन सिटी बन जाता है, एक बहुत बड़ा शहर बन जाता है, तो ये बन जाएगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, आप लोग जानते होंगे डिफरेंसेस वगैरह। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन हमारे यहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपल काउंसिल्स वगैरह में ही रहती है जनरली। ओके, सो दिस इज इट आपका 3 लेवल्स ऑफ द काउंसिल्स। ओके, म्यूनसिपैलिटीज सॉरी। अगर अर्बन एरिया की डेफिनेशन की बात की जाए तो 1970 में ये डेफिनेशन दिया गया था। 1970 में डेफिनेशन दिया था सेंसस के दौरान। सो इट हैज़ द डेफिनेशन ऑफ 50 बोलो 5000 पॉपुलेशन मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, 5000 की पॉपुलेशन मिनिमम, ये तो हमारे यहाँ पे छोटे छोटे गाँव की भी हो जाती है। ओके, नेक्स्ट इसकी 75% की जो आबादी है मेल वर्किंग पॉपुलेशन। ओके, मेल वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में संलिप्त होनी चाहिए, मतलब नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ आपका मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर के अंदर लगी होनी चाहिए, या अदर कोई क्वार्टरनरी सेक्टर होगा तो उसके अंदर भी लगी हो सकती है। ओके, सो 75% ऑफ द मेल वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो आपके इस नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में लगी होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका डेंसिटी जो है वो 40 पर किलोमीटर का होना चाहिए। एक्चुअली बाद में इसकी बहुत मतलब हम लोग ने ज्योग्राफी के, अगर ज्योग्राफी के स्टूडेंट है आपका, ज्योग्राफी का ऑप्शनल होगा तो आप लोगों को पता होगा कि इसको माना नहीं जाता। अब इसको बहुत ही मतलब वेटेज नहीं दिया जाता। वी नीड न्यू क्राइटेरियाज हम लोग को चाहिए होते हैं, क्योंकि ये हम लोग ने विदेश से सीधा से कॉपी पेस्ट कर लिया था, थोड़ा सा बस उसके अंदर नंबर्स का हेर फेर हम लोग ने किया था। तो जैसे कि मैंने बताया कि भाई ये 5000 का, यहाँ तो हमारे यहाँ पे गांव गांव में 5000 से ज़्यादा आबादी हो जाती है। ओके, और फिर डेंसिटी की बात की जाए तो ऐसे ऐसे भी बहुत सारे गाँव हैं जहाँ पे डेंसिटी इससे भी बहुत 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 ज़्यादा है। ओके, सो मतलब ये किलोमीटर में 400 लोगों की बात की जाए, समझ में आ रहा है? 400 लोग किलोमीटर, यहाँ पे तो भाई एक गली में चले जाओगे तो 400 लोग मिल जाएंगे। ओके, सो ऐसे जगह को मतलब हम लोग अर्बन एरिया नहीं कंसीडर कर सकते। सो दैट इज़ वाई ये क्राइटेरिया जो है आप लोग याद रखें, क्राइटेरिया याद रखें, इनके साथ है तो आप लोग वहाँ पे मेंशन कर पाएंगे। बट अब मतलब जो अर्बन प्लानर्स है वो इसके ऊपर ज़्यादा वेटेज देते नहीं है। ओके, चलिए। सो आपके 8 टाइप के म्यूनसिपल बॉडीज हैं, जो म्यूनसिपालिटीज है वो 8 टाइप्स के हैं। सबके बनाने के क्राइटेरिया, सबके कुछ फंक्शंस वगैरह सब अलग अलग है। ठीक है, तो एटलीस्ट एक बार देख के रखिएगा। ठीक है, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि क्या बोलते हैं सारे के सारे क्राइटेरियाज वगैरह कहीं पे पूछे जाएंगे या कैसे कुछ हो सकता है, लेकिन प्रीलिम्स में आप बोल नहीं सकते, प्रीलिम्स में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, और इसमें बहुत अच्छे आपके लक्ष्मीकांत में बहुत अच्छी तरीके से दिया गया है। आपके किसी भी स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर आप ओपन करेंगे तो आपको ये सब चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से मिल जाएंगी। सो वाई मतलब उससे रिस्क क्यों लेना। ओके, सो बेटर है कि सारे के सारे जो क्राइटेरिया हैं उनको पढ़ लेते हैं। ओके, सो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट वाले हैं उनको मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है।
फर्स्ट है आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन किसके लिए होता है? तो मैंने बताया कि भाई ये बिग सिटीज़ के लिए होता है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के लिए होता है, बड़े बड़े जो मेट्रोपॉलिटन शहर वगैरह है वहाँ पे बनाया जाता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ओके, इसके अंदर तीन अथॉरिटीज होती है, ठीक है। फर्स्ट है काउंसिल, जो कि लेजिस्लेटिव विंग है, जो यहाँ पे रूल्स लॉज लेजिस्लेशन वगैरह करती है, रेगुलर बेसिस के डे टू डे काम वगैरह के जो लेजिस्लेटिव काम होते हैं वो सब ये देखती है। ओके, नेक्स्ट है स्टैंडिंग कमेटी, ये आपके लेजिस्लेटिव विंग को काम करने के लिए या काउंसिल को काम करने के लिए मदद करती है। ओके, नेक्स्ट है कमिश्नर, ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव, सीईओ एक तरीके से आप बोल सकते हैं, ठीक है। चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, हर एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर होता है, ठीक है। जनरली आईएएस ही होता है, ठीक है। दिस इज द डीसी जो आप बनते हो, ठीक है। जब आप यूपीएससी क्रैक करके आईएएस का पोस्ट लेके जाते हो, सो यू गेट द कमिश्नर का, अगर आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले एरिया में जाए तब के। ओके, सो इनको म्युनिसिपल कमिश्नर या डीसी ऐसा भी कहा जाता है, ठीक है। सो इज द चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। नेक्स्ट, यहाँ के जो क्या बोलते हैं काउंसिलर्स जो इलेक्ट होते हैं वो डायरेक्टली पीपल, मतलब जो कॉमनली लोग होंगे उनके द्वारा इलेक्शंस के थ्रू किया जाता है। आप लोग जानते होंगे यहाँ पे काउंसिलर्स इलेक्ट होते हैं, जैसे आप लोग जानते होंगे दिल्ली का आप लोग अभी इलेक्शन वगैरह हुआ था, डीडीसी का इलेक्शन जिसको कहा था। सो उसके इलेक्शन के बाद क्या बोलते हैं वहाँ पे काउंसिलर्स वगैरह आया। अभी रिसेंटली बहुत न्यूज़ में था, मेयर के इलेक्शन के लिए लड़ाई मार झाड़ कर रहे थे, मतलब बीजेपी वर्सेस आप चल रहा था, वो सब चीज़ें आप लोग को याद हो गई। ओके, सो उसमें मैंने बताया था कि मेयर के इलेक्शन के रिलेटेड इशू हो रही थी। सो दिस इज द मेयर, इसी का जो हेड होता है वो मेयर होता है। ओके, सो मेयर आप आपस में इन लोग डिसाइड करते हैं, जो इलेक्टेड लोग यहाँ पे काउंसिलर जितने भी आते हैं तो वो आपस में बैठते हैं, उसमें से किसी एक व्यक्ति को उन लोग मेयर सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, इसी के लिए लड़ाई कर रहे थे, क्या बच्चे ऐसा हरकत करते हैं। ओके, नेक्स्ट म्यूनसिपालिटी, ठीक है। म्यूनसिपालिटी की बात करते हैं। ये ऐसा नहीं कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऊपर है म्यूनसिपालिटी नीचे है, नोटिफाइड एरिया उससे कम है, ऐसा नहीं है। ये सब अलग अलग है, ठीक है। सब अलग अलग काम के लिए बनाए गए हैं, सबका अलग अलग डोमेन है। ओके, नेक्स्ट ये टाउन्स और स्मॉलर सिटीज के लिए है। ओके, म्यूनसिपालिटीज, इनको म्यूनसिपल काउंसिल, म्यूनसिपल कमिटी, म्यूनसिपल बोर्ड, बोरो कमिटी, सिटी म्यूनसिपैलिटी, ऐसे ऐसे टर्म्स वगैरह से इनको नवाजा जाता है। ये सब नाम इनको मतलब ये सब नामों से इनको बुलाया, मतलब यू गेट टू नो। ओके, नेक्स्ट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जो हेड का जो भी होगा, इस म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बाबा निकला मुंह से, ये म्यूनसिपल काउंसिल्स का जो हेड होता है उसको प्रेसिडेंट या फिर चेयरमैन जैसे शब्द से बुलाया जाता है। ओके, सो उनका जो डेजिग्नेशन होता है प्रेसिडेंट या फिर चेयरमैन हो सकता है। तो आप मतलब आप लोग के, अगर आप लोग म्यूनसिपल काउंसिल वाले रीजन में रहते हो तो आप लोग पता होगा कि भाई कहते हैं कि म्यूनसिपल काउंसिल का जो चेयरमैन है उससे उसके पास लेटर भेजो, या प्रेसिडेंट के पास लेटर भेजो, इस तरीके से। ओके, नोटिफाइड एरिया कमिटी, कमिटी, ठीक है। सो सॉरी दोस्तों, आंखों पे प्रॉब्लम पड़ रहा लगता है ये एलईडी लाइट का। ओके, स्टार्ट करते हैं। सो नोटिफाइड एरिया कमेटी जो होती है ये एक अलग ही कैटेगरी का, इसका इसका क्या है, ये इट इज़ अ काइंड ऑफ ए बहुत ही फास्ट डेवलपिंग कोई टाउन है। सपोज कीजिए कि कोई ऐसा टाउन है जहाँ पे किसी काम को लेके बहुत ही तेज़ी से, मतलब उसकी बढ़ोतरी होती चली जाए, बहुत ही स्पीड से राइज कर रहा है। जैसे आप लोग एंशंट एंशंट नहीं, जो आपके मॉडर्न एज में बैंगलोर आप एग्जांपल ले सकते हैं, बैंगलोर जयपुर इन लोग का एग्जांपल ले सकते हैं। बैंगलोर एग्जांपल बहुत ही अच्छा है, ठीक है। बैंगलोर जब आपके यहाँ पे, या अब तो बेंगलुरु हो चुका है, LURU हो चुका है। सो बेंगलुरु का अगर राइज देखेंगे तो इट इज़ अ काइंड ऑफ नोटिफाइड एरिया कमिटी। हालांकि वो नोटिफाइड एरिया कमिटी नहीं था, मैं बता रहा हूँ सिर्फ एग्जाम्पल की तरह बता रहा हूँ कि while it was rising exponentially। ओके, इतना तेज राइज कर रहा था, क्यों? क्योंकि वहाँ पे आईटी सेक्टर बूम कर रहा था। ओके, सो आईटी सेक्टर के नए नए क्या बोलते हैं ऑफिसेस खुलना, नए नए जो सेंटर क्या बोलते हैं, बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनीज है सब वहाँ पे आके अपने ऑफिसेस ओपन कर रही थी। बीपीओज, ये बड़े बड़े जो भी रहते थे वो सब के सब वहाँ पे ओपन किए जा रहे थे। ओके, दैट इज़ वाई वहाँ पे क्या हो रहा था कि बहुत तेज़ी से राइज कर रहा था। तो ऐसे रीजन में जहाँ पे ये बहुत फास्ट डेवलपिंग टाउन हो, लेकिन अभी तक पूरी तरीके से वो म्यूनसिपालिटी के सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल नहीं कर रहा है। ओके, सारे क्राइटेरियाज फुलफिल नहीं कर रहा है इस लेवल के। सो उसको नोटिफाइड एरिया कमिटी, NAC कहा जाता है। ओके, नोटिफाइड एरिया कमिटी कहा जाता है। ओके, इसमें एक सिग्निफिकेंस ये होता है कि यहाँ पे इलेक्शंस वगैरह नहीं कराए जाते। ओके, यहाँ पे जो भी आपका एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होती है वो एक नोटिफिकेशन के थ्रू
एंटायरली नॉमिनेटेड होता है। यहाँ पे जितने भी मेंबर्स होंगे आपके 10, 15, 20, 25 जितने भी मेंबर्स होंगे वो सबके सब नॉमिनेट किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। ओके, स्टेट गवर्नमेंट इनको नॉमिनेट करती है और वही मतलब एक तरीके से इनडायरेक्ट एक्सेस उन्हीं का होता है उसको डेवलप करने के लिए। ओके, सो ये पूरी तरीके से आपका नॉमिनेटेड बॉडी है, स्टैट्यूटरी या इलेक्टेड बॉडी नहीं है। ओके, नेक्स्ट टाउन एरिया कमिटीज। ठीक है, तो ये एक लेजिस्लेटिव एक्ट के तहत बनाया जाता है, सेपरेट एक्ट के तहत, तो स्टैट्यूटरी बॉडी टाइप होता है और ये स्मॉल टाउन्स के लिए होता है। ये भी टाउन्स के लिए है, वो भी टाउन्स के लिए था, कंफ्यूज ना कीजिएगा, ये स्मॉल टाउन्स के लिए है। ओके, यहाँ पे सेमी म्यूनसिपल अथॉरिटी जैसा कुछ काम यहाँ पे दिया जाता है, छोटा छोटा सिविक फंक्शंस वगैरह, जैसे आपका पाइप लाइनिंग करना, आपके इलेक्ट्रिकल पोल्स वगैरह का वो सब जो काम वगैरह होता है, 4 लेन हाईवेज वगैरह बनाना, ये सब धीरे 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 उसके अंदर काम दिया जाता है। सो दैट इसके अंदर मतलब क्या कह सकते हैं कि धीरे धीरे करके वो टाउन से मतलब स्मॉल टाउन से बिग टाउन, मिडिल टाउन या बिग टाउन या फिर उसके बाद हायर टाउन्स वगैरह या सिटीज़ वगैरह में डेवलप होता चला जाए। ओके, यहाँ की जो ये कमिटी होती है वो या तो होली इलेक्टेड हो सकती है या फिर होली नॉमिनेटेड हो सकती है या पार्टली इलेक्टेड पार्टली नॉमिनेटेड हो सकते हैं, जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट जैसा चाहेगी, स्टेट लेजिस्लेचर जैसा चाहेगी, उस हिसाब से ये किया जाता है। ओके, कैंटोनमेंट बोर्ड ये थोड़ा सा अलग है, क्यों? ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अधीन आता है। ओके, इसमें क्या होता है, कैंटोनमेंट आप लोग जानते होंगे कि ऐसा रीजन जहाँ पे मिलिट्री वगैरह रहती है। ठीक है, सो ऐसे बहुत सारे रीजन, जैसे आपका प्रयागराज जो है, ठीक है, प्रयागराज जो है वो आपका एक कंटोनमेंट बोर्ड, उसके उसका एक एरिया है जिसको कंटोनमेंट एरिया कहते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एरिया है, आपके कानपुर में भी ऐसा हुआ करता था, आपके प्रयागराज में भी है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एरियाज है जहाँ पे आगरा में भी हुआ करता था। ओके, सो वहाँ पे होता है कैंटोनमेंट बोर्ड। ओके, वहाँ पे कैंटोनमेंट बोर्ड होता है। ये कैंटोनमेंट बोर्ड जो होता है ये किसके लिए होता है? सिविलियन पॉपुलेशन के लिए होता है, जो कि वहाँ पे रिसाइड कर रही है, जो वहाँ पे रह रही है। ठीक है, तो उनके लिए इसको बनाया जाता है, कैंटोनमेंट बोर्ड को बनाया जाता है। ओके, सो इसको आपका कैंटोनमेंट एक्ट 2006 के थ्रू, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू बनाया जाता है और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अधीन आता है। ठीक है, ये पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड होता है। ठीक है, पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड होता है। इसका जो हेड होता है, जो प्रेसिडेंट होता है, एक्स ऑफिसर चेयरमैन जो होता है, वो मिलिट्री ऑफिसर होगा, जो उस कैंटोनमेंट का या उस बटालियन का या फिर जो वहाँ का जो कैंटोनमेंट स्टेशन जो होगा उसका जो हेड होगा, वही आपका ऑटोमेटिकली एक्स ऑफिसर चेयरमैन बन जाता है, प्रेसिडेंट बन जाता है इस कैंटोनमेंट बोर्ड का। ओके, वाइस प्रेसिडेंट अपने इस बोर्ड में से इलेक्शन करके उन लोग आपस में इलेक्ट करते हैं किसी भी व्यक्ति को, और इसका जो एक्स ऑफिसर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होते हैं या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट टाउनशिप्स। ठीक है, टाउनशिप्स ये कौन करता है? ये आपके पब्लिक एंटरप्राइजेस वगैरह करते हैं। अब तो बहुत सारे प्राइवेट एंटरप्राइजेस भी ये सब चीज़ें करने लगे, लेकिन पब्लिक एंटरप्राइजेस करेंगे तो इनको स्टेट के थ्रू मतलब सैंक्शंस वगैरह मिलता है, दैट इज वाई इट इज नोन एज टाउनशिप्स। ओके, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट वगैरह नहीं कर सकते, प्राइवेट वाले भी कर सकते हैं, लेकिन उनको स्टेट सैंक्शन वगैरह नहीं मिलने वाला है, लेकिन इनको मिलता है। क्यों? क्योंकि पब्लिक एंटरप्राइजेस वगैरह करती है, जो आपकी जैसे ओ वगैरह है। ठीक है, ओ का एग्जाम्पल ले सकते हैं, या फिर भेल, आपका एनटीपीसी। इन लोग ने सोचो कि सपोज कीजिए कि ओएनजीसी का बहुत बड़ा कहीं प्लांट है, ठीक है, या एनटीपीसी का कहीं पे बहुत बड़ा प्लांट है। ठीक है, सो अगर एनटीपीसी के अंदर अगर 2000 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पशन, ठीक है, अज्यूम कर लीजिए, ठीक है, 2000 लोग काम करें तो इनको रहने खाने पीने की कुछ तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब पता चला कि एनटीपीसी के जहाँ पे साइट है वहाँ से 60-70 किलोमीटर लोग ट्रैवल करके तब आके यहाँ पे काम करें, तो बेटर है कि भाई लोगों को आसपास ही रखो। ठीक है, आसपास रखने के लिए उन लोग को वहाँ पे बैरक्स वगैरह, घर वगैरह, अच्छे अच्छे रहने की फैसिलिटी वगैरह बना के दिया जाएगा। तो ऐसे जो आपके कंपनी खुद ही बना के देती है गवर्नमेंट के मतलब गवर्नमेंट की मदद से, उसको कहा था टाउनशिप्स। ओके, तो बेसिक यहाँ पे सिविक एमिनिटीज सब अच्छी तरीके से दिए जाते हैं उनके स्टाफ्स को, उनको वर्कर्स को, वहाँ पे रहो खाओ पियो अच्छी तरीके से रहो, सो दैट आप क्लोज बाय अगर रहोगे तो जल्दी ही आप उस जगह पे आप अवेलेबल हो जाओगे ना। ओके, इट इज नॉट एन इलेक्टेड बॉडी, ये इलेक्टेड बॉडी नहीं होता। ओके, नेक्स्ट इसके जो भी मेंबर्स हैं वो एंटरप्राइज, जो कि जो भी कंपनी होगी, एनटीपीसी ओएनजीसी जो भी कंपनी होगी, वो अपने हिसाब से यहाँ पे मेंबर्स को अपॉइंट करती है। ओके, पोर्ट ट्रस्ट, तो पोर्ट आप लोग समझ गए, जो आपका नेवी पोर्ट वगैरह, मतलब आपका जो मरीन पोर्ट्स वगैरह हो उसकी बात हो रही है। ओके, सो यहाँ पे बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड लोग रहेंगे। ये आसपास मतलब पोर्ट और उसके आसपास के रीजन में सिविक एमिनिटीज वगैरह प्रोवाइड करने का ये काम करते हैं। सिंस पोर्ट्स वगैरह, आपके एयरपोर्ट्स वगैरह, ये सब कुछ आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आता है, सो दैट इज वाई इट इज क्रिएटेड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, आपके गवर्नमेंट, आपके यूनियन गवर्नमेंट के मतलब पार्लियामेंट के थ्रू, एक्ट के थ्रू इसको बनाया जाता है पोर्ट ट्रस्ट को। ओके, नेक्स्ट
ये स्पेशल पर्पस एजेंसी, ठीक है, ये कोई जगह नहीं है, ठीक है, लेकिन ये एक्ट करता है लगभग लगभग वैसे ही जैसे आपका इसका एग्जांपल है आपके मेट्रो जो अथॉरिटीज होती है, जैसे दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन है, आपका मुंबई मेट्रो कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब आपके स्पेशल पर्पस एजेंसी है, इनका कोई एक स्पेशल पर्पस है किसी एक काम के लिए, तो इनको यूनिपर्पस, स्पेशल पर्पस, फंक्शनल लोकल बॉडी, ये सब जैसे शब्दों वगैरह से मतलब इनको भी आप लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हो। बट आप एग्जांपल जो मैं बता रहा हूँ कि दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन, ओके, दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन है, तो ये किसी भी तरीके से दिल्ली गवर्नमेंट के अधीन नहीं आती है, साथ ही साथ ये किसी भी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के भी अधीन नहीं आती है, लेकिन इसका फंक्शन वगैरह जो है वो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू डिसाइड किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको एक्ट के थ्रू आपके क्या बोलते हैं पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू, या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने अपने स्टेट गवर्नमेंट भी चाहे तो बना सकते हो, ओके, स्टेट गवर्नमेंट भी चाहे तो इसको ऐसा बना सकते हैं, जैसे आपके जो आपका मुंबई रेल कॉर्पोरेशन है आपका, हाँ, मुंबई रेल कॉर्पोरेशन जो है वो आपका स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया, ठीक है, आपके महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बनाया, तो वो अलग हो गया, ओके। बाकी आपका जो दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन था वो आपका क्या बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया था, ठीक है। सो इस तरीके से काम करता है भाई। लेकिन ये पूरी तरीके से स्वायत्त होगा, पूरी तरीके से अलग होगा, इसके ऊपर कोई भी मतलब जैसे अगर एग्जांपल दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन का ले तो ऐसा नहीं होगा कि भाई दिल्ली गवर्नमेंट ने इसके ऊपर दबाव बना दे कि भाई ऐसा करो वैसा करो ये करो वो करो, ऐसा नहीं कर सकती, ओके, बिल्कुल भी नहीं कर सकती, भले वो दिल्ली के रीजन में कुछ भी काम कर रहा हो, मतलब आपके अपने काम से काम रख रहा हो, लेकिन आप उसके ऊपर दबाव वगैरह नहीं बना सकते। तो इट इज़ द मेन फंक्शन कि वो जिस फंक्शन के लिए बनाया गया वो उसी फंक्शन के ऊपर काम करता है, ओके। नेक्स्ट, ये पूरी तरीके से ऑटोनोमस बॉडी होती है, किसी भी तरीके से सबॉर्डिनेट किसी के अंदर वो नहीं होता, ओके। नेक्स्ट, यूएलबीज मैंने बताया था अरुणाचल प्रदेश में नहीं होता है, आपके पंचायत भी अरुणाचल प्रदेश में नहीं होता, क्यों? क्योंकि मैंने बताया भाई वहाँ पे आपके एससी पॉपुलेशन नहीं है, आपकी एसटी पॉपुलेशन है, ठीक है, वहाँ पे सारे के सारे जितने भी लोग हैं वो एसटी मोस्ट ऑफ द भरे पड़े, ठीक है। सो इसके वजह से वहाँ पे आप लोकल बॉडीज वगैरह को नहीं बना सकते, क्योंकि वहाँ का जो एसटीज है उनका अपना खुद का ट्रेडिशन, उनका खुद का कल्चर है, उनका खुद का एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है, वो उसके हिसाब से रहना पसंद करते हैं, वो उसके हिसाब से रहता है, ठीक है। सो आप उसके अंदर जाके ज़बरदस्ती अपनी बातें नहीं थोप सकते, ओके। नेक्स्ट, इसी के अंदर एक और सेक्शन आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन सिटी या काउंसिल की बात करें, मेट्रोपॉलिटन एरिया, ठीक है। सो ये ऐसा एरिया होता है जो कि अबाउट 10 लाख का पॉपुलेशन जहाँ पे होता होगा, ठीक है, ऐसा एरिया सिर्फ होता है, ये टर्म बस याद रखिएगा। इसके अलावा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स वगैरह हम लोगों ने डिस्कस किया था आपके 6th शेड्यूल के अंदर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स वगैरह बनाने का प्रावधान है, जिसके अंदर अमित्री में मैंने आपको बताया था कि आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अंदर हम लोग क्या बोलते हैं अलग अलग टाइप के क्या कहता है इनको ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स वगैरह बनाते हैं, डिस्कस किया था, अच्छे तरीके से याद होगा, अगर याद नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, डीएनए देख, डीएनए में मैंने बात किया, ओके। चलिए, नेक्स्ट, आपके इस एक्ट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके मतलब आपको पता होनी चाहिए, तो ये आपके जैसे मैंने बताया था कि पंचायत के अंदर जो जो चीज़ें थी पंचायती राज के इंस्टीट्यूशंस के लिए जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में था, लगभग लगभग वैसी वैसी चीज़ें भी यहाँ पे भी सेम टू सेम है, ओके। सो कॉम्पोजिशन की बात की जाए तो इसके अंदर जितने भी मेंबर्स होंगे उनका डायरेक्ट इलेक्शंस होगा, और जितने भी आपके वार्ड मतलब आपका जो एरिया होगा टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी होगा वो सब जो म्यूनसिपल एरिया होगा उसको मल्टीपल टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया जाएगा, जिनको वार्ड्स कहा जाता है, ठीक है, डी वार्ड, सी वार्ड ऐसे करके होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्शन ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द म्यूनसिपैलिटी जो होगा वो स्टेट लेजिस्लेचर जैसा डिटरमाइन कर देगी, अगर वो स्टेट लेजिस्लेचर बोल देते हैं कि भाई ये भी डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू होगा तो डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू होगा, अगर वो बोलते हैं कि इनडायरेक्ट इलेक्शन तो इनडायरेक्ट इलेक्शन के हिसाब से होगा, ओके। स्पेशल रिप्रेजेंटेशन, तो भाई स्पेशल रिप्रेजेंटेशन के क्लॉज यहाँ पे एक्स्ट्रा दिया गया, आपके पंचायत में ऐसा नहीं गया था यहाँ पे, लेकिन दिया गया कि भाई ऐसे लोग जो कि थोड़े से ज़्यादा एक्सपीरियंस है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, या फिर वो मेंबर ऑफ राज्यसभा लोकसभा रह चुके हैं या हैं अभी भी, अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हैं, उनका कुछ एक्सपर्टीज़ वगैरह है किसी चीज़ में, उनकी हेल्प अगर आप लेना चाहते हैं तो उनको स्पेशल रिप्रेजेंटेशन के तौर पे आप बुला सकते हैं, लेकिन वो किसी भी तरीके से इसके मेंबर नहीं माने जाएंगे, उनको वोटिंग का कोई अधिकार नहीं होगा, ओके। वार्ड कमिटीज, हर एक वार्ड के अंदर अलग अलग कमिटीज बनाई जाएंगी, जिसके अंदर जो वार्ड्स है वो आपके 3 लाख पे एक वार्ड बनाया जाता है, या इससे ज़्यादा, या फिर स्टेट गवर्नमेंट जैसा चाहेगी वैसे हिसाब से बना सकते हो, ओके।
नेक्स्ट रिजर्वेशन का सेम क्राइटेरिया जो आपको मैं उसमें था पंचायत में कि एस सी एस टी को जो भी उनके पॉपुलेशन के हिसाब से क्या बोलते हैं रिजर्वेशन होगा वो दिया जाएगा। इसके अलावा वुमेन्स को यहाँ पे भी आपका 1/3 पॉपुलेशन 1/3 रिजर्वेशन दिया जाएगा, जैसे कि मैंने बताया था पंचायत में थे। ओके, नेक्स्ट स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी ऐसा प्रावधान कर सकते हो, उनको भी रिजर्वेशन का फायदा दे सकते हो। ओके, नेक्स्ट हर एक म्यूनसिपालिटी का ड्यूरेशन कितना होगा, तो 5 साल के लिए होगा और इनको अपने समय से पहले भी डिसॉल्व किया जा सकता है अगर इनको लगता है कि भाई इनके कार्यकाल ठीक से नहीं चल रहा है। तो अगर ये डिसॉल्व कर दिए जाते हैं, ओके, इनका अल्टीमेट समय कितना है, 5 साल। ओके, अगर इनको 2 साल में डिसॉल्व कर दिया गया तो जब नई इलेक्शन कराई जाएगी तो रिमेनिंग 3 ईयर्स के लिए ही सिर्फ वो आएगा, जो भी नया म्यूनसिपालिटी क्रिएट होगी वो रिमेनिंग 3 ईयर्स के लिए ही सिर्फ और सिर्फ होगी। ओके, ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि एक स्टेट के अंदर एक ही म्यूनसिपालिटी तो होने वाले नहीं है, काफ़ी सारे सिटीज़ होने वाले हैं, वहाँ पे काफ़ी सारे म्यूनसिपालिटीज़ होने वाले हैं। ओके, टाउन्स का अलग होगा। ठीक है, तो पता चला कि एक का अलग ही डेट चल रहा है, एक का अलग ही डेट चल रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो दैट इज़ वाई यूनिफॉर्मिटी मेंटेन है, दैट इज़ वाई ये क्लॉज डाला गया कि भाई अगर क्या बोलते हैं प्री मेच्योर उसका डिसोल्यूशन वगैरह किया जाता है, सो रिमेनिंग समय के लिए ही उसका इलेक्शंस वगैरह करा जाएगा। इसमें भी एक कैविएट है, अगर इलेक्शन का मतलब जो क्या बोलते हैं सपोज कीजिए 4.5 ईयर्स, 4.5 ईयर्स मतलब क्या कहा जाए 4 साल 6 महीने के लिए क्या बोलते हैं इसने काम किया, म्यूनसिपालिटी ने काम किया और फिर उसको डिसॉल्व कर दिया गया। तो अब रिमेनिंग टर्म कितना है, 6 महीने का। ओके, 6 महीने का अगर टर्म बाकी है तो फिर वापस से इलेक्शन नहीं कराया जाएंगे। पता चला इलेक्शन कराते कराते 1 डेढ़ महीना चला गया और फिर जो सरकार है उसको 4 महीना 2 3 महीना ही सिर्फ उसको मिला है। वो जब से सोचना शुरू की तब से म्यूनसिपालिटी डिसॉल्व हो जाएगी वापस से। ओके, सो इसके लिए अगर 6 महीने की बात है तो फिर हम लोग वेट करते हैं, हम लोग म्यूनसिपालिटी क्रिएशन नहीं करते हैं और फिर जब वापस से पूरे के पूरे स्टेट में इलेक्शंस वगैरह होंगे तो उस समय वापस से नई तरीके से सरकार बनाई जाएगी। ओके, नई म्यूनसिपालिटी बनाई जाएगी। ओके, नेक्स्ट डिस्क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे भी सेम वैसा है कि डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह हो सकती है, जो कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर कोई भी लॉ उसने बनाया है उसके अधीन अगर ऐसा है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो अपने हिसाब से कोई भी नए लॉ के हिसाब से भी डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह कर सकते हैं, सब कुछ स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर होगा। ओके, नेक्स्ट डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो उसको दिए जाएंगे जिसको स्टेट लेजिस्लेचर बोल दे। ओके, मोस्टली इसको जो हाई कोर्ट्स वगैरह होते हैं वो वहाँ पे भेज दिया जाता है, या फिर मोस्टली स्टेट लेजिस्लेचर आपस में भी देख सकते हैं कि स्टेट लेजिस्लेचर देख लेगी कि हाँ भाई इसमें डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह केस होता है कि नहीं। ओके, जनरली इतना भी बात बढ़ती नहीं है, छोटे लेवल पे दबा दिया था। ओके, नेक्स्ट 21 ईयर्स का जो मैंने बताया कि 21 ईयर का मिनिमम एज का क्या बोलता है इलेक्शंस को फाइट करने के लिए आपका मिनिमम एज होना चाहिए। ओके, ये आपका पंचायत में भी सेम था। स्टेट इलेक्शन कमीशन, वहाँ पे भी मैंने बताया था कि पंचायत के अंदर आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन जो बनाया गया था वही स्टेट इलेक्शन कमीशन यहाँ पे म्यूनसिपालिटीज का भी इलेक्शन कराएगा। ठीक है, अलग से कोई स्टेट इलेक्शन कमीशन नहीं बनाया जाएगा, सेम इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन SEC जो आपके पंचायत के थ्रू बनाया गया था, पंचायत वाले एक्ट के थ्रू बनाया गया, वही आपका म्यूनसिपालिटीज को भी क्या बोलते हैं देखेगा। ओके, नेक्स्ट ये तो मैंने बता दिया पंचायत और ये। नेक्स्ट इसके अलावा ये भी मैंने बता दिया कि अगर कुछ भी चेंजेस वगैरह करना होगा, कुछ भी मतलब इलेक्शन कैसे कराना है, क्या कराना है, कौन कैसे होगा, वो सारे के सारे के लिए जो सुप्रीम अथॉरिटी है वो आपका स्टेट लेजिस्लेचर। ओके, स्टेट लेजिस्लेचर जैसे चाहेगी वैसे इलेक्शंस कराएगी। पावर्स एंड फंक्शंस वो मेंशन किया गया आपके 243W के अंदर। 243W के अंदर आपके सारे के सारे पावर्स एंड फंक्शंस मेंशन किए गए, जो मैंने आपको दिखाया कि जो आपका शेड्यूल दिखाया वो इसी के थ्रू है कि कौन कौन से कामों में ये काम कर सकता है। तो जो आपका 12th शेड्यूल है उसके अंदर जितने जितने चीज़ें दी गई हैं उन सब के ऊपर इसको सारा का सारा अधिकार है, उन सब के ऊपर सारे के सारे काम कर सकता है, जितने भी आपके 12th शेड्यूल के अंदर 18 केसेस दिए गए। ओके, नेक्स्ट फाइनेंस कहाँ से आएगा, तो स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो अथोराइज कर सकती है म्यूनसिपालिटी को नए टैक्सेस लेवी कलेक्ट अप्रोप्रिएट करने के लिए, ड्यूटीज वगैरह टोल्स वगैरह फीस वगैरह लगाने के लिए, इन सब के लिए वो ऑथराइज कर सकते हैं। इसके अलावा वो असाइन कर सकते हैं क्या टैक्सेस ड्यूटीज टोल्स जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लेवी किए जाते हैं और कलेक्ट किए जाते हैं
उसको वो बोल सकते हैं कि भाई अब से तुम इसको करो, हम नहीं करना चाहते, ठीक है, आप इसको कलेक्ट कीजिए, आप इसको लेवी कीजिए, आप इसको कलेक्ट कीजिए। ओके, नेक्स्ट, इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अपने क्या बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में से कुछ ग्रांट्स इन एड रेगुलर बेसिस पे इनको देती रह सकती है कि भाई ले और काम करते रहो। ओके, इसके अलावा कुछ ऐसा फंड्स का भी क्रिएशन स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर कर सकती है, जो कि स्पेसिफिकली म्यूनसिपालिटीज के लिए ही बनाया हो, कि इसके अंदर कोई भी डोनेट कर सकता है पैसा, और वो सारा का सारा पैसा यूज किया जाएगा म्यूनसिपालिटीज के द्वारा। ओके, फाइनेंस कमीशन, इसके अंदर भी सेम वही जो आपका पंचायत में मैंने बताया था कि फाइनेंस कमीशन बनाया जाएगा, स्टेट फाइनेंस कमीशन, वही यहाँ पे भी फाइनेंस का काम करेगा और सेम काम करेगा जो आपके पंचायत के लिए वो कर रहा था। पंचायत में क्या कर रहा था, वो पंचायत के लिए डिवोल्यूशन ऑफ द फंड्स की क्या बोलते हैं एक रिकमेंडेशन बनाएगा, जिसको वो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया को भेजेगा। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया उसके बेसिस पे आपके स्टेट गवर्नमेंट को बोलेगी कि भाई आपको इतने इतने पैसे आपको स्टेट जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, जो आपके म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन म्यूनसिपैलिटीज वगैरह हैं उनको देना है, उसी तरीके से यहाँ पे भी दिया जाएगा, जो पंचायत को दिया जाता है वैसे ही म्यूनसिपैलिटीज वगैरह को दिया जाएगा। ओके, यूनियन टेरिटरीज के ऊपर ये क्या लागू है, तो कैसे लागू है, अगर प्रेसिडेंट चाहे तो अपने हिसाब से अपने विवेक के अनुसार इसको एक्सटेंड या मतलब लागू कर सकते हैं, या फिर चाहे तो नहीं लागू करें। ओके, नेक्स्ट, कौन कौन से एरिया एग्जाम्प्ट है, तो मोस्टली आपके जो ट्राइबल और शेड्यूल एरियाज जो है आपके स्टेट्स के, वो सारे के सारे आपके जहाँ पे अपने ट्राइबल काउंसिल्स बने, हिल काउंसिल्स वगैरह बने हैं, डेवलपमेंट काउंसिल्स वगैरह बने हैं, उन सबको एग्जाम करके रखा है। बाकी का सारा देश जो है वो आपके म्यूनसिपैलिटीज के लिए बाध्य है। ओके, सिंस इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ना, तो इसके लिए पूरे के पूरे देश में इसको बनाना कंपल्शन है। ओके, चलिए इसी के साथ वाइंड अप करता हूँ, आप लोग से कल फिर मुलाकात करूंगा लगभग इसी टाइम पे, तब तक ऐसे पढ़ते हैं। थैंक यू मच, चलिए।